जून में राव सिटी का मौसम चूल्हे जैसा था। चिलचिलाती धूप ने पक्की सड़क पर गर्मी की परतें बना दी थीं। इतनी गर्मी थी कि सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कियाओ नियान अपना नया पैक किया हुआ सामान घसीटते हुए कमरे से बाहर आए। नीचे पहुंचने से पहले ही वह कियाओ चेन की बकबक सुन सकती थी। माँ और पिताजी, क्या कियाओ नियान के जैविक माता पिता वास्तव में उसे लेने आ रहे हैं? फादर कियाओ ने सख्ती से जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने पियानो के उस टुकड़े के लिए अभ्यास कर लिया है जिसे तुम बाद में बजाना चाहते हो? तुम्हारी दादी की सहेली बीजिंग से आएगी। वह एक मानविकी प्रोफेसर और एक राष्ट्रीय पियानो वादक है। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो और अपनी दादी की मदद से, तो बीजिंग के एक विश्वविद्यालय में तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इससे पहले कि कियाओ नियान नीचे जाती, उसने कियाओ चेन को फिर से रोते हुए सुना। पिताजी, आपको क्या लगता है बहन के जैविक माता पिता कैसे दिखते होंगे? वह मासूमियत से बड़बड़ाती रही। उसके जैविक माता पिता ने कहा था कि वे एक दिन पहले आ रहे थे, लेकिन वे आज ही आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे यहाँ आने के लिए किसी खट से ट्रेन पकड़ कर आए हों? कियाओ नियान अपने कदमों को रोक नहीं सकी, अपमानित महसूस कर रही थी। 3 महीने पहले उसे अनजाने में पता चला कि उसकी प्यारी बहन कियाओ चेन और उसके प्रेमी के बीच अंतरंग संबंध थे और वे उसे धोखा दे रहे थे। वह अपना गुस्सा नहीं रोक सकी और मामले को उजागर कर दिया, जिससे उसे पता चला कि वह कियाओ परिवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक पालक बच्ची थी जिसे उन्होंने अनाथालय से गोद लिया था। कियाओ परिवार ने उसे इसलिए नहीं गोद लिया क्योंकि वे एक अच्छा काम करना चाहते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कियाओ चेन एक दुर्लभ रक्त रोग के साथ पैदा हुई थी। दवाइयों के अलावा उसे हर महीने रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती थी। कियाओ परिवार एक कंपनी चलाता था जो पिछले साल सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हुई थी, इसलिए उन्हें राव सिटी में अच्छी तरह से जाना जाता था। अगर कियाओ चेन की बीमारी का इलाज पैसे से हो जाता, तो इससे कियाओ परिवार को परेशानी से बचाया जा सकता था। दुर्भाग्य से बीमारी के साथ पैदा होने के अलावा कियाओ चेन का रक्त समूह भी दुर्लभ आरएच था। 100,000 में से केवल एक को ही ऐसा रक्त समूह विरासत में मिलता है। क्योंकि यह बहुत दुर्लभ था, इसलिए अस्पतालों ने इस रक्त समूह को पांडा रक्त कहा। इसका मतलब था कि यह पांडा से भी अधिक कीमती था। कियाओ परिवार के पास वित्तीय क्षमता थी, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि अस्पताल के पास हर महीने कियाओ चेन के लिए पर्याप्त रक्त होगा या नहीं। इसलिए कियाओ परिवार ने अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने का विचार बनाया, जिसका रक्त समूह कियाओ चेन के लिए रक्त बैंक के रूप में काम करेगा। वह निःशुल्क रक्त थैला थी। छोटी उम्र से ही कियाओ नियान को उसकी छोटी बहन को सुंदर कपड़े और पुरस्कार देकर एक अच्छी बहन बनना सिखाया गया था। अगर कियाओ चेन और फूजी के बीच का मामला न होता तो उसे अभी भी अंधेरे में रखा जाता। कियाओ परिवार ने उसे इसके बारे में केवल इसलिए बताया क्योंकि पिछले वर्षों में उपचार प्राप्त करने के बाद कियाओ चेन लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब उसे दवा या रक्त आधान की आवश्यकता नहीं थी। वह अब किसी काम की नहीं थी। दादी कियाओ भी इतनी परेशान थी कि उसने कियाओ चेन की जन्मदिन की पार्टी में कियाओ चेन और फूजी के बीच का मामला उजागर कर दिया, इसलिए उन्होंने कियाओ चेन और कियाओ परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसकी पहचान सबके सामने उजागर कर दी। पिता कियाओ नियान के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। बात करना बंद करो, कियाओ चेन ने चुनौती भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं गलत नहीं हूं। अगर वे हवाई जहाज की टिकट खरीद पाते तो अब तक यहां पहुंच चुके होते। वे शायद कंगाल हैं। पर्याप्त। पिता कियाओ ने कियाओ नियान को नीचे आते देखा और उसे धीरे से रोका। पहली चीज जो नजर में आई वह था उसका जंगली चेहरा। उसने लाल और सफेद धारीदार फलालन के साथ हल्के नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। हेम को आराम से उसके डेनिम शॉर्ट्स में टक किया गया था, जिससे उसकी गोरी और पतली टांगें दिख रही थीं। परिवार में सभी का रंग गोरा था, लेकिन कियाओ नियान उससे भी ज्यादा गोरी थी। वह कितनी गोरी थी, इस वजह से कियाओ नियान की आंखें ज्यादा गहरी लगती थीं। जब वह उसे देखता तो कियाओ वेइमिन को हमेशा उससे दूरी का एहसास होता। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि वह उनकी जैविक पुत्री नहीं थी। नियान, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? पिता कियाओ ने उससे धीरे से पूछा। आखिरकार उन्होंने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक पाला था। कियाओ नियान अपना हल्का सामान लेकर नीचे आए और सिर हिलाया। जब कियाओ चेन ने उसे देखा तो उसने तुरंत ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और चिल्लाया, बहन। कियाओ नियान उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठा सकी और सीधे उसके पास से चली गई। कियाओ चेन कियाओ नियान द्वारा अनदेखा किए जाने से परेशान थी। उसने मुंह बनाकर नीचे देखा, उसका पीला चेहरा हवा में लहराते सफेद फूलों की तरह नाजुक था।
ये देखकर ही युजुआन का चेहरा काला पड़ गया। अपनी बैसाखी पकड़ते हुए उसने डांटा, चेन चेन तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो? कियाओ चेन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, अपना सिर हिलाया और उसके लिए एक अच्छी बात कहने की कोशिश की। दादी, सब ठीक है। बहन का मूड ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। उसकी बातें सुनकर हे युजुआन की कियाओ नियान के बारे में धारणा और भी खराब हो गई। उसने उससे घृणा से बात की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम कियाओ परिवार की संतान नहीं हो। इतने सालों के बाद भी तुम अपनी तुच्छता से छुटकारा नहीं पा सकी हो। माँ, कियाओ वेइमिंग ने विनती की। फिर वह कियाओ नियान के पास गया और उसे एक कार्ड दिया। ये 10,000 युआन है। उसने आह भरी और जोर देकर कहा कि कियाओ नियान, इसे ले लो। इसे ले लो। जब तुम वापस जाओगी तो तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा। इसका इस्तेमाल कुछ कपड़े खरीदने के लिए करो। भविष्य में तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। वह हमेशा सावधान रहता था। ये कियाओ परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण समय था क्योंकि उन्हें सरकार से एक विकास परियोजना मिली थी। अनावश्यक समस्याएं पैदा न करना ही सबसे अच्छा था। उन्होंने एक बार कियाओ नियान के जैविक माता पिता की जांच की। उनका उपनाम जियांग था। वे शिक्षक के रूप में काम करते थे और लोहे काउंटी से थे। लोहे काउंटी राव सिटी से 300 किलोमीटर दूर था, जो एक कुख्यात गरीब इलाका था। हर साल उद्यमी गरीबी उन्मूलन के हिस्से के रूप में लोहे काउंटी को दान देते थे। उन्होंने पहले भी दान दिया था। कियाओ नियान पहले से ही हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में थी। जब वह लोहे काउंटी लौटी तो उसके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना लगभग असंभव था। ये कियाओ चेन के विपरीत था, जो राव सिटी में हाई स्कूल पूरा करने के बाद बीजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन करने में सक्षम थी। उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उसने कार्ड कियाओ नियान के हाथ में थमा दिया। उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने अपनी सारी चीजें ले ली हैं? तुम वह हार अपने साथ ले जा सकती हो जो मैंने तुम्हारे 10वें जन्मदिन पर तुम्हें दिया था। मैंने तुम्हें दिया था, इसलिए अब ये तुम्हारा है। तुम इसे ले सकती हो। हे युजुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कियाओ नियान को नाखुश नजरों से देखा। परिवार में अपनी जगह के कारण हे युजुआन के पास 3,000 युआन के हार के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। कियाओ चेन आज्ञाकारी ढंग से उसके पास खड़ा रहा और बोला, ये सही है बहन। चूंकि पिताजी ने इसे पहले ही तुम्हें दे दिया है, इसलिए इसे ले लो। शायद भविष्य में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसने अपनी बात स्पष्ट नहीं की, लेकिन कियाओ नियान को पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी। कियाओ नियान ने उसे ठंडी नजर से देखा। कियाओ चेन ने बदले में उसे एक खूबसूरत मुस्कान दी। वह उच्च और शक्तिशाली अभिव्यक्ति व्यावहारिक रूप से हर दूसरे कियाओ परिवार के सदस्य पर उकेरी गई थी। कियाओ नियान ने अपना बैग उठाया और कार्ड कियाओ वेइमिन को वापस देते हुए भावशून्यता से कहा, मैंने हार दराज में छोड़ दिया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग इसे ढूंढ सकते हैं। मैंने अपने लिए जो नोटबुक खरीदी थी उसके अलावा मैंने कियाओ परिवार से कुछ भी नहीं लिया। कियाओ परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव थोड़े भयानक हो गए, विशेषकर ही युजुआन और मदर कियाओ, जिन्होंने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई थी। कियाओ नियान एक बच्ची जितनी अवज्ञाकारी थी। वह लगातार अपने आसपास के लोगों के लिए चीजें मुश्किल बनाती रहती थी। कियाओ चेन ने कियाओ नियान के बैग पर नजर डाली और उसकी आंखों में चमक आ गई। बहन, पिताजी, माँ और दादी का यह मतलब नहीं था। तुम बहुत संवेदनशील हो। हम 10 साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं। भले ही तुम्हें अपने जैविक माता पिता मिल गए हो, फिर भी तुम मेरी बहन हो। हमें उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी अच्छी तरह से रहोगी। अगर तुम्हें हार नहीं चाहिए तो कम से कम 10,000 युआन तो रख लो जो पिताजी ने तुम्हें दिए थे। लोहे काउंटी राव सिटी से बहुत अलग है, तुम्हें वहां ज्यादा खर्च करना होगा। कियाओ वेइमिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये सही है, पैसे रख लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके पास खुद के कुछ पैसे थे। कियाओ नियान ने अपना कार्ड नहीं रखा और अब कियाओ परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। इस समय उसका सेल फोन बज उठा। उसने कियाओ वेइमिन द्वारा दिया गया बैंक कार्ड टेबल पर रख दिया और फिर फोन स्क्रीन पर नजर डाली। फिर उसने कियाओ परिवार के सदस्यों से कहा, मेरा परिवार यहाँ है, मैं पहले चली जाऊंगी। हे युजुआन ने कियाओ नियान को जाते हुए देखकर उपहास किया। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की, हम क्या कृतघ्न है। आपने उसे 10 साल से ज्यादा पाला है और उसने जाने से पहले आपको धन्यवाद देने की भी जहमत नहीं उठाई। दादी, बहन शायद अपने जैविक माता पिता को देखने के लिए बहुत उत्साहित है, कियाओ चेन ने धीरे से कहा।
बहुत बुरा हुआ कि याओनियान के जैविक माता पिता सिर्फ किसान थे जो अपने विला में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या मजाक है। बहन ने बताया कि वह अपने साथ सिर्फ नोटबुक लेकर गई थी, लेकिन उसका बैग बहुत भरा हुआ और भारी लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें सिर्फ नोटबुक ही थी। पिता कियाओ ने अपना सिर हिलाया और पाखंडी ढंग से आह भरी। भूल जाओ, वैसे भी हमने उसे 1 दशक से ज्यादा समय तक पाला है। उसे जो भी चाहिए वो अपने साथ ले जाने दो। वैसे भी हमें उस तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। हे युजुआन ने अपनी छड़ी से खुद को सहारा दिया और उस आकृति को दूर से गायब होते देखा। उसने तिरस्कार के साथ कहा, यह अच्छा है कि वह चली गई। वैसे भी वह कभी हम में से एक नहीं थी। चेन चेन, अब तुम उसे बहन मत कहना। वह तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं है। जाओ और कपड़े बदल लो, तुम्हें बाद में अपना मौका पूरा करना होगा जब हम वाटरसाइड लॉफ्ट में होंगे। वहां हमेशा कोई न कोई अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति मौजूद रहता था। यद्यपि राव शहर में कियाओ परिवार को काफी शक्तिशाली माना जाता था, फिर भी वे जियांग और तांग परिवारों की तुलना में स्थिति में निम्न थे। कियाओ नियान अब उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकती थी, लेकिन वह कियाओ चेन की आवाज में खुशी और कियाओ परिवार की सामूहिक खुशी का पता लगा सकती थी। तारांकन। दिन गर्म था और तारकोल की सड़क गर्म हो रही थी। बाहर लगभग कोई नहीं था, सिवाय कुछ बुजुर्ग लोगों के जो बड़े पेड़ों के नीचे छाया की तलाश कर रहे थे। गुलाब के बगीचे से आगे सड़क के किनारे एक काले रंग की फोक्सवैगन गाड़ी खड़ी थी। जियांग ली ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी विला से बाहर नहीं निकला था। उसने कार की खिड़की नीचे की और अधीरता से बाहर की ओर देखा। बाहर से गर्म हवा अंदर आए और पीछे की सीट पर बैठे आदमी ने तुरंत आदेश दिया, खिड़की बंद करो। यह कोई ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन स्वर स्पष्ट रूप से दृढ़ था और इसमें एक निश्चित दमनकारी शक्ति थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। जियांग ली ने जल्दी से मुड़कर खिड़की को वापस ऊपर कर दिया। मास्टर वांग, आप उसके बारे में चिंतित क्यों नहीं हैं? मुझे एक दिन पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे किसी दूसरे शहर से आपको लाने के लिए कहा, इसलिए हम आज ही यहाँ हैं। मेरे बॉस ने मुझे आज ही फोन करके पूछा कि क्या गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे उसे आज ही घर लाना होगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। ये वांगचुआन 3 दिनों से सोया नहीं था और अब उसे सिरदर्द हो रहा था। आगे की सीट पर बैठे आदमी की लगातार टोकाटाकी ने उसे और भी परेशान कर दिया। उसने पीछे झुककर उस आदमी की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, वह मेरी मंगेतर भी है। उन कुछ शब्दों ने कार को शांत कर दिया।